हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस में मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या यूज़ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम लोग हमारे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये 3 पार्ट और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा है इफ़ ए इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 प्रूव बाई इंडक्शन डेट e टू द पावर n इज इक्वल टू दिस वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाता है कि n जो है कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में किया होगा, जिसका रूल था कि आप सबसे पहले आप दिए हुए पार्ट को 1 के लिए चेक करते थे, फिर हम k के लिए एज्यूम करके k+1 के लिए प्रूव करके दिखाते थे। वही काम यहाँ पे हम करेंगे। तो आप देखोगे इसके जो सोल्यूशन है उसमें हम लोगों ने लिखा यहाँ पे चेक फॉर n इक्वल टू 1। तो हम लोग इस इक्वेशन को n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर n की जगह 1 रखेंगे तो वापस a आना चाहिए। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, इससे मिलेगा 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा -4 1 और -1। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आने के बाद में हम लोग अब सेकेंड स्टेप लेते हैं कि ये एज्यूम करके चलेंगे। इट मीन्स पहले तुम यहाँ लिख देंगे कि जब हमने n इक्वल टू 1 के लिए लिखा तो लिख देंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि 1 के लिए ट्रू है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो हम लोग इसको n इक्वल टू लैम्डा या n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान के चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट इक्वेशन 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब हो गया a टू दी पावर k इक्वल टू, जहाँ पे भी n है वहाँ k से रिप्लेस करोगे तो 1 + 2k, ये आ जाएगा -4k, ये आ जाएगा k और ये आएगा 1 - 2k। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है टू प्रूव डेट इक्वेशन 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, है ना। यही आपका मेन पार्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको n की जगह k+1 से रिप्लेस करोगे तो पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 + 2k+1। ठीक है, उधर से आएगा -4k+1, इधर आ जाएगा आपका k+1 और अगला आ जाएगा 1 - 2k+1। आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में a टू दी पावर k+1, इसका मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर k × a का प्रोडक्ट। तो a टू दी पावर k हमारे पास ये लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पे कि देखते हैं इसको सॉल्व करने पर ये राइट हैंड साइड आ रहा कि नहीं। तो a टू दी पावर k की वैल्यू है 1 + 2k, k और अगला आएगा -4k और ये आएगा 1 - 2k। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ए वाले मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स हमारी है यहाँ पे 3 - 4 1 और -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस वही रहेगा जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था कि आपको इस वाले पार्ट का रो लेना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिल रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 + 6k। ठीक है, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे -4k, प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस था वो लिख दिया। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 3k और +1 के साथ आएगा 1 - 2k। ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसी टाइप से अब हम लोग इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे -4 - 8k, प्लस का आ जाएगा 4k। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो -4k और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 + 2k। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आने के बाद में जब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं इसमें सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमको मिल रहा है यहाँ से ये दोनों सॉल्व करके 2k + 3। तो ये आ रहा है यहाँ से 2k + 3
नीचे आप देखोगे आ जाएगा इससे k+1, ठीक है। यहाँ से आपको मिल रहा है इसमें -4 ठीक है, और इस वाले पोर्शन से मिल रहा है आपको -2k -1, ये पार्ट आ गया। ये आने के बाद में अब आपको देखोगे कि जो प्रूव करना था वो ये वाला पार्ट था, तो ये बन रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वही पार्ट आ जाएगा, तो यानी कि हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे, एक 1 अलग कर लिया तो ये आ जाएगा 2k+1, ठीक है। इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो 1 + k, इसमें आपका k+1 ही लाना था। और इसमें भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर इसमें से इसको लिख सकते हैं 1 - 2k -1, ये लिख सकते हैं। अगर आप इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको -2 ये आ जाएगा रिजल्ट 1 - 2, और यहाँ से आपको +2 मिलेगा, जिसको हम लोग पहले जो पार्ट दिया है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका ये पार्ट प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो वो आपका रिजल्ट मैच कर रहा है। इसमें हमने एडजस्ट कर दिया है, इसको -2k आएगा वो मैच कर रहा है, यहाँ पे -2 + 1 आएगा वो -1 बचेगा, ठीक है। तो आपको यही आपका रिजल्ट हो गया, यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोडक्ट वाले एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं, और उसमें हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक तरीके से प्रोडक्ट के लिए लास्ट पोर्शंस थे। इसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह हों या कुछ भी होते हैं वो आप हमें डाउट के फॉर्म में पूछ सकते हो उसके लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट भी काफ़ी जगह यूज़ होंगी उसमें। उसका जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कॉम्पिटिशन में आते हैं, उस वाले पार्ट में बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ आपकी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट। ये जो लोग कंपटीशन का पार्ट, आपको जिनको कंपटीशन का पार्ट देना है, जेई मेंस और एग्ज़ाम देने हैं, जेई मेंस के और एडवांस के, उनके लिए प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर आपको ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस दे रखी है, और अगर आपसे कहा जाए ए बी को मल्टीप्लाई करो और फिर आपसे कहा जाए बी और ए को मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। वो रीज़न होता है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर की वजह से ऐसा होता है। इन जनरल मैंने इसलिए लिखवाया कि अगर आप ये कहोगे कि सर मैंने यूनिट मैट्रिक्स ले ली, तो यूनिट मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 वाला पार्ट आता था, उसमें अगर ऐसा काम करोगे तो आपके इक्वल आएंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया कि अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं है और ए और बी अलग अलग दो मैट्रिसेस हैं, तो जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आती है कि इफ़ मान लेते हैं ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं देन ए एंड बी इज कॉल्ड कॉम्यूट, कॉम्यूट बोले जाते हैं उनको। और अगर हम लोग ये बोलते हैं इफ़ ए बी नॉट इक्वल, ए बी जो है वो इक्वल आ जाए माइनस बी ए के, ठीक है, देन हम लोग बोलते हैं देन ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट, एंटी कॉम्यूट, ठीक है। तो माइनस अगर आता है उसमें माइनस के साथ इक्वल आ जाते हैं तो एंटी कॉम्यूट बोलते हैं, और अगर ए बी और बी ए इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम लोग कॉम्यूट कहते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम यूनिट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को हम पहले लिख के यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या केवल ए लिखें, ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं। इसकी ज़रूरत आपको भी पड़ती रहेगी, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि आई और ए में अगर इन दोनों की अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये आपका रिजल्ट सेम रहेगा। इसी टाइप से आपका फोर्थ रिजल्ट आ जाता है इसमें कि अगर ए बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बी और सी मैट्रिक्स है, तो अगर हम ए और बी को ब्रैकेट में कर देते हैं और सी को अलग कर लें तो हमारी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा उस केस में भी, ठीक है। इसी टाइप से हमारी एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि एडिशन अगर लिखा है ए प्लस ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो आप अगर यहाँ पे इनटू का साइन है, अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऑर्डर के हिसाब से ए पहले लिखोगे, फिर बी आएगा, प्लस ए लिखोगे, सी आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोडक्ट की, जिसमें जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। खासकर ज़रूरत आपको इस वाले पोर्शन की पड़ेगी,
ठीक है, तो इसका हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे और इसके बारे में एप्लीकेशन जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसको करने के बाद में हमारा अगला पोर्शन जो बढ़ता है वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का जो पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है काफ़ी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ट्रांसपोज वर्ड मैंने आपको याद होगा डिटर्मिनेंट के लेक्चर में भी एक बार लिया था। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। अगर आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे तो वो उसका ट्रांसपोज बोला जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बी है, ए क्रॉस बी है, तो ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर बी क्रॉस ए हो जाएगा, है ना। तो नंबर जो ऑर्डर का जो नंबर होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये ट्रांसपोज बोला जाता है। तो आप इसका स्टेटमेंट भी आप पहले लिख लो, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, मैंने आपको ये बता ही दिया कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैंने अब यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि अगर ए हमारी कोई एनी मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वही मैंने लिखा, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश और ए टी, ये इसके सिंबल होते हैं, ये आपको याद रखना है कि ट्रांसपोज करने के बाद उसके जो सिंबल आएंगे वो ए डैश या ए सी रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ हमें ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। आपको दिख रहा है इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, आरसी के हिसाब से इसका ये बन गया। अब इसमें अगर हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज करने पर जो हमारा ये रो है ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, तो ए बी सी बन जाएगा, और ये आपका 1 2 3 यहाँ से भी ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो यही पार्ट हमारा ए डैश या इसको हम लोग ए टी बोलते हैं, ये इसका ट्रांसपोज वाला पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देख रहे हो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये अपना रिजल्ट बन जाता है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस में भी आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैट्रिसेस पे क्वेश्चन जो अगर पूछे जाते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है मेन और एडवांस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी हम लोग पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको हम बता देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ करने के बाद में साथ ही साथ फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हेडिंग आप डालोगे आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, इसमें आपको देखोगे प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें वापस वही ए मिल जाएगा। आपको दिख रहा है कि मैंने एक बार इसका ट्रांसपोज किया, ये आया, इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ये ऐसा भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा सेम वापस आ जाता है। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट हैं, है ना, तो आप इनमें अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो अलग अलग डैश लगा के प्लस माइनस से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक लैम्डा कांस्टेंट है जो ए के साथ मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, तो अगर ऐसा केस आता है तो इस कांस्टेंट पार्ट को, लैम्डा स्केलर नंबर है, इसको आप बाहर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा और ब्रैकेट में ए डैश हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेयर लैम्डा इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर होगा, ठीक है। इसी टाइप से फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी बनती है कि अगर आपको ए और बी इस पे डैश दिया है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि अगर 2 चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और उस पर डैश लिखा हुआ है और आप इसको अलग अलग करना चाहते हो
तो सबसे पहले बी डैश आएगा इंटू ए डैश आएगा। इसी टाइप से अगर हम ये बोल रहे हैं आपको कि ए बी सी हमें 3 यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसका डैश करना है, तो सबसे पहले आपको सी डैश लिखना पड़ेगा, फिर बी डैश, फिर ए डैश लिखना पड़ेगा। मतलब लास्ट वाला मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, फिर सेकेंड लास्ट और फिर फर्स्ट वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम लोग इसके प्रोडक्ट वाले पार्ट इसमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में करते हैं तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी जो रहती है वो है हमारा ए डैश और के। अगर हमारे ऊपर या हम ये बोलते हैं इसमें कि किसी मैट्रिक्स की पावर में n लिखा है और उसके ऊपर डैश लिखा है, तो आप पहले इसका डैश करके और इसकी पावर n लगा सकते हो। तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में यूज़ होंगी। अब इसमें हम बात ये करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन जो आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे वो सीधे सीधे आपको प्रूव करने वाले भी आते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड, अभी जो मैंने एक समझाया था, पूछा गया फाइंड ए डैश। एक तो क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, तो आप बोलोगे कि हमने इस रो को उठा के कॉलम में चेंज कर दिया तो ए बी सी बन जाएगा, और एक्स वाई जेड वाले को अब लिख दिया तो ये हमारे कॉलम में बन गया, तो ये इसमें ए डैश आ गया। ये हमारा पहले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि ये हमारा आंसर ए डैश निकालना था, तो आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको क्या लिखा होगा कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 5, ठीक है, 6 7 और 8। अब आपसे कहा जाएगा प्रूव करना है कि ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। हो सकता है यहाँ माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, इसमें से आप देख लेना कि कौन सा पार्ट है। दोनों एक ही मेथड से यूज़ होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का मतलब हो गया कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए पहले तो आपको दिख रहा है इसके पास 2 2 3 कॉलम है, इसके पास भी 2 2 3 कॉलम है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो ए प्लस बी क्या बनेगा, इधर से दोनों ऐड होंगे 0, 2 और 0 ऐड होके 2, 3 और 5 ऐड होके 8, 4 और 6 10 आ जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा 12, और 6 और 8 हो जाएगा 14। ये आपका यहाँ पे ए प्लस बी आ गया। अब आप यहाँ पे a प्लस बी का डैश निकालोगे। डैश का मतलब हो गया कि आपको रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो इस रो को कॉलम में लिख दो। तो 0 2 8 और यहाँ से आएगा 10 12 और 14। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके राइट हैंड साइड को। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके और फिर दोनों को इक्वल चेक करेंगे कि इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड को आप जब देखोगे, राइट हैंड साइड में आपसे बोला गया ए डैश प्लस बी डैश, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए डैश निकालो। तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन में रो दिया है वो कॉलम में बन जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ से 1 2 3, अगला आ जाएगा 4 5 6, ठीक है। बी डैश निकालो, बी डैश में भी यही होगा, रो को कॉलम में लिखोगे -1 0 5 और अगला हो जाएगा 6 7 8। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ए डैश प्लस बी डैश को, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये ऐड होके 0 बन जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे 2 आ जाएगा, ये ऐड होके 8 आ जाएंगे। ये आपका बन जाएगा यहाँ से 10, अगले बन जाएंगे 12, अगला बन जाएगा 14, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि जो आंसर इसके लेफ्ट साइड से आया था वही सेम आंसर आ गया। तो आप बोल सकते हो इसका मतलब कि ए प्लस बी का डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। अब आप इसमें विशेष ये याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस भी होता है इस क्वेश्चन में, इस जगह पे माइनस साइन होता तो भी हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, बस एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। कोई अलग पार्ट नहीं है। क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ईजी ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं इस पर। ये तो समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हम एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेके चलेंगे इस पे बेस्ड, कि प्रोडक्ट के क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इफ ए इज इक्वल टू, एक हम लोग रो ले लेते हैं, एक हम लोग कॉलम के पार्ट का लेते हैं। तो एक हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3, और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले ली इसमें
2 3 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा आपको प्रूव डेट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड से जब शुरू करेंगे तो हम इसमें ए बी निकालेंगे पहले, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब हो गया ए आ जाएगा 1 2 3 और बी से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 4। अब चेक करो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर चेक करना होता है। तो इसके पास 3 2 एक कॉलम है तो 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर है। इसके पास 1 2 3 कॉलम है तो 1 इंटू 3 है। तो दिख रहा है ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो आंसर 3/3 का आएगा। और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, ये नंबर और इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करते चलते हैं मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ 2 आएगा तो 4 बन जाएगा, 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर 3 का आता है, 3 को 1 के साथ किया 3 आएगा, फिर ये 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 9 आ जाएगा। फिर अगला नंबर आएगा 4 का, 4 के साथ 4 8 और 12। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई इसके लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें जो दे रखा है वो हमारा पार्ट है बी डैश ए डैश। तो हम लोग पहले बी डैश निकालें। बी डैश क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि आपका ये पार्ट बन जाएगा 2 3 4, ठीक है। और ए डैश निकालो। ए डैश क्या होगा, ये कॉलम है तो रो में बदल जाएगा तो 1 2 3। अब आपका रिजल्ट यहाँ पे निकालो, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश हमारा क्या बन जाएगा 2 3 4 और ये आ जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वही सेम है जो अभी हम लोगों ने किया था। ये रो है, इसको हमें इसके साथ लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सभी में एक एक करके मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये दोनों 3, ये दोनों 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नंबर आया तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर 3 का नंबर आएगा तो 6 9 और ये 12। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आंसर इधर से आया वही सेम आंसर इधर से आया था, ठीक है। केवल, ठीक है, सेम आंसर इसमें आया था। इसमें आपको केवल एक पार्ट और याद रखना था कि मैंने अब इसमें ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपको डैश भी निकालना था। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें डैश वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो डैश वाले पोर्शन में ये आपका ए बी आ गया था, तो ए बी निकालने के बाद आप यहाँ पे ए बी डैश और निकाल देना। तो ए बी डैश क्या बन जाएगा, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 2 3 4, ये आ जाएगा 4 6 8 और 6 9 और 12। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल इक्वल आ गए। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि सिमेट्रिक जो हमारे ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन है, या तो एडिशन वाले प्रॉपर्टी प्रूव करने को बोलते हैं, या सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने को बोलते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि यही चीज़ें हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मेन और एडवांस में ज़्यादा यूज रहेगा। थ्योरेटिकल उसमें अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो ये प्रूविंग वाले ही क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पोर्शन पे बढ़ेंगे। अगला पोर्शन जो हमारा है वो है, एक क्वेश्चन में मेरे दिमाग में और था इस पे कराने के लिए, उससे बढ़ने से पहले उस क्वेश्चन को और करा देता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा जो रहेगा, एक क्वेश्चन नया लेके क्वेश्चन चलते हैं, वो बेसिकली भी आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप लिख लो, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको दी है 1 2 x, ठीक है। अगला पार्ट दिया है 2 1 2 और अगले कॉलम दे रखा है 2 -2 y। ये आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है ना। 1 2 x, 2 1 2 और 2 -2 y, ठीक है। इज अ मैट्रिक्स satisfy a इंटू ए डैश इज इक्वल टू 9i3, a इंटू ए डैश इक्वल टू 9i3, ठीक है। अब आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, ये क्वेश्चन आपको दिया है,
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया a इंटू ए डैश, डैश मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपोज करना। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सोल्यूशन में a इंटू ए डैश इक्वल टू 9i3 दिया, i3 मतलब हो गया कि थर्ड ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स लेना है। तो सबसे पहले a लिखते हैं, a हमारा है 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 y, ठीक है, इंटू ए डैश। ए डैश में हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डैश मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना, तो बन जाएगा 1 2 2, इसको कॉलम में लिख दिया। इस रो को लिखेंगे तो आ जाएगा 2 1 माइनस 2, और इसको लिखेंगे तो x 2 y, ठीक है, इज इक्वल टू 9, और i3 मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका बन गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपका जो प्रोसेस था, ये रो लेंगे, ये रो लेके चलेंगे, और ये हमारा कॉलम हो गया। मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आ जाएगा देखते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, इधर वाले से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4, इधर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x प्लस 4 और प्लस 2y, ठीक है। अब हमारा काम ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप से हम इसको लेके चलेंगे, ये कॉलम को, तो आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है। अगले वाले से आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, अगले वाले से आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2y, ठीक है। लास्ट हम इस पे पहुँचते हैं, इस कॉलम पे, तो हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस 4 प्लस 2y, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 2 माइनस 2y, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया, इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये आ गया। अब हम इस लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करोगे तो आप देखोगे क्या आ रहा, कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर ये 9 है तो इधर भी 9 है, चलो सही है। ये आपका 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, सही है। यानी कि ये रिजल्ट आपका 0 के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन आपको मिलेगी x प्लस 4 प्लस 2y बराबर 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद कंपेयर करते हैं, ये 0 है, ये भी 0 आएगा, यहाँ से आपका 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ये वाला पार्ट जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो अगली इक्वेशन आएगी यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस ये पूरा पार्ट 0, तो ये आ जाएगा आपका 2 मैंने कॉमन लेके हटा दिया, तो बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी टाइप से आप देखोगे ये 0 आना चाहिए, तो अभी हमने इसको 0 नहीं लिखा है, लेकिन ये इक्वेशन ऊपर आपको लिखी हुई है, तो कंपेयर करके दोबारा नहीं लिखनी है। इस वाले पार्ट को भी देख रहे होगे, इससे मैच कर रहा है तो लिखा हुआ है। थर्ड वाला पार्ट 9 के बराबर आएगा, तो इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई की वही वैल्यू आपको आंसर में लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो एक्स वाई हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब आप इसको देखो सॉल्व करोगे तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिया, तो एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा 3y इक्वल टू, ये प्लस का साइन आ जाएगा तो ऊपर आएगा -3, y इक्वल टू -1, ठीक है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया तो 2 इंटू ये आ जाएगा -4, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आपकी -2 और 1 आ रही है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करने पर क्या मिलेगा, 4 + 4 + 1 इक्वल टू 9, तो मैच कर रहा है, ये 9 9 आ रहा है। तो आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमारे जो आंसर बनेंगे वो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। फाइनल आंसर में आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू आ रही -2 और y की वैल्यू -1। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप इनको सॉल्व कर लोगे। बस आपको एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि डैश का मतलब क्या है और दूसरे मल्टीप्लाई वगैरह क्या करना है, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमने बताया कि मेन और एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला पार्ट, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आते भी हैं, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज वाला पार्ट उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो देन इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, ए इज़ एनी मैट्रिक्स इफ़ ए डैश इक्वल टू ए आता है, ठीक है, मतलब अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल रही है तो हम बोलते हैं वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक। तो देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने के बाद में इसके जो एग्जांपल होंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो मैंने डिटरमिनेंट में भी आपको बताए थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा देखने में इस टाइप का होगा कि उसके डायगोनल में यहाँ ABC लिखा है, मतलब कोई भी अलग अलग नंबर लिखे होंगे। यहाँ अगर H है तो इधर भी H होगा, यहाँ अगर G लिखा है तो यहाँ भी G होगा, यहाँ अगर F है तो यहाँ भी F होगा। मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान होती है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो होंगे उसमें डायगोनल का जो पार्ट है वो मिरर का काम करेगा, तो इमेज बनेगी। G इधर है तो इधर भी G आएगा, H इधर है तो H इधर होगा, F इधर है तो F इधर होगा। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स आपको दिखती है तो आप तुरंत बोल दोगे कि इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि अगर आप देखोगे इसमें हम रो को इंटरचेंज करें, ये रो है तो हमारा कॉलम भी वही है, अगर इंटरचेंज करेंगे सेम चीज़ आएगा। यहाँ पे H भी F है तो इधर भी H भी F है, इधर हमारा GFC है तो इधर भी GFC है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर वापस वही मिल रहा है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि A डैश प्लस A हमेशा ये बराबर आने चाहिए। अगर ये A डैश और A अगर बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम बोलते हैं इसमें कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स एंड A डैश जो है वो -A के बराबर हो जाए, ठीक है, देन हम लोग बोलेंगे इसमें देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डिफरेंस समझ में आ गया। डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पे A डैश A के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर A डैश -A के बराबर आता है, माइनस कॉमन लेने के बाद अगर आपका रिजल्ट मैच कर रहा है तो वो इसकी सिमेट्रिक है। इसकी भी एक खास पहचान है, इस टाइप के जो मैट्रिक्स होती हैं उनकी एक खास पहचान होती है, उसके डायगोनल के एलिमेंट में हमेशा 0 0 मिलेगा आपको, ठीक है। डायगोनल में 0 मिलने के बाद अगर इसको मिरर का काम करवाएं तो अगर यहाँ H है तो यहाँ -H आएगा, हमेशा नेगेटिव के साथ आपका मिरर बन रहा होगा। यहाँ अगर G है तो यहाँ -G आएगा, अगर यहाँ F है तो यहाँ पे -F होगा। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती